नमस्कार, एबीपी नेटवर्क का ये मंच है इंडिया एट 2047। इसी विजन को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और जब हम इंडिया एट 2047 की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, बात विकसित भारत के सपने को साकार करने की हो रही है। विकसित भारत जहां पर समृद्धि होगी, समृद्धि के लिए जरूरी है सभी योगदान दें, और ऐसे में योगदान उद्योग जगत का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। यहीं पर बात आती है कि मुनाफा और मुनाफा मकसद के साथ। मकसद समाज के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही है उसको निभाते हुए, और यही काम कर रहे हैं ये दो शख्सियत जो इस वक्त मंच पर मेरे साथ मौजूद हैं। जरा जोरदार तालियां एक बार इन दोनों के लिए। गूंज से जुड़े हुए हैं, गूंज की स्थापना की है, अंशु जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला और पर्पस वाला जो बज़वर्ड अभी है, जब गूंज आपने शुरुआत की वो 67 कपड़ों के साथ जो खुद आपके घर से निकले, तब तो ये सब इन चीज नहीं थी। तो ये आइडिया कहां से आया और कैसे शुरुआत हुई? तो मतलब मेरा तो पर्सनल कोई बैकग्राउंड नहीं था, और मैं टू बी ऑनेस्ट आप इस कम्युनिटी से हूँ, मैं आईएमसी का प्रोडक्ट हूँ, आप जानते हैं। जर्नलिज्म किया था मैंने भी वहां से। अंशु जी पत्रकार रहे हैं, हमारी ही बिरादरी के हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं। तो जरा एक बार इस नाते से भी जरा तालियां हो जाएं। थोड़ा सा बैकग्राउंड अंशु जी का, और उसके बाद जुट गए समाज को बदलने के लिए एक अलग अंदाज में। जी। और खानदान इंजीनियर्स का था। अच्छा। जो उस समय में होता था। मीनाक्षी वो भी आईएमसी से हैं, कैंपस वाले कपल हैं हम। उनके खानदान डॉक्टर्स का था। टिपिकल इंडियन स्टोरी। और मैं देहरादून से आया था, और मतलब मैं 2 मिनट ये बताना चाहूंगा कि कैसे जब हम छोटे शहरों से आते हैं, देहरादून कोई अब छोटा शहर नहीं बचा है, बट उस समय की बात बता रहा हूँ मैं 90 की, कैसे हमारे मायने बदलने शुरू होते हैं लाइफ के। फाइन। तो जैसे हमारे लिए फुटपाथ एक चलने की जगह थी देहरादून में जी। और जब आप दिल्ली आते हैं तो आप ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं फुटपाथ से, और शाम को बहुत सारे पेरेंट्स वापस लौटते हैं फुटपाथ पर। उनके लिए बसेरा है। तो उनके लिए बसेरा है, वो उनका घर है। ये जिसको आप होमलेस बोल देते हैं, वो एक्चुअली होमलेस नहीं है, उसका होम यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर है। यहाँ वो अपना घर नहीं ले पाया, बट उसका घर तो है, और वो कंपल्शन में आया था। और यहाँ पे कभी मतलब कोई भी जो माइग्रेट करता है वो भिखारी बनने के लिए नहीं करता है, वो एक सपना देख के करता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए करता है, बेटरमेंट के लिए करता है, अपने परिवार छोड़ता है, अपना आबोहवा छोड़ता है। तो मैं उस पूरे मंथन से गुजर रहा था, और जो मेरे लिए एक बड़ी चीज प्रॉब्लम बन रही थी वो टू बी ऑनेस्ट दिल्ली की ठंड बन रही थी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज हम विंटर्स में बैठे हुए हैं, नॉट बिकॉज कि मेरे पास स्वेटर्स या जैकेट नहीं थे। फॉर्चुनेटली मैं एक उस तरह की फाइनेंशियली ओके फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मेरे पास था। बट आप ये कभी नहीं समझ पाए कि सड़क पर जो बच्चा जाड़ों में कांप रहा है वो उसकी मजबूरी है, या जो नॉर्मली लोग कह देते हैं कि ये ड्रामा कर रहा है वो है, और ऐसा क्यों है। और तभी मेरी एक मुलाकात हुई थी, एक यहाँ फैमिली थी पुरानी दिल्ली में। मैं तो क्योंकि लिखता था, कैमरा उठा के घूमता रहता था, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप शायद वो 6 साल की बच्ची बानो पर पहुंच रहे हैं, और वो मुझे लगता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो पूरी स्टोरी प्लीज सुनाइए, और जरा सा पूरा ध्यान अभी इनकी बात पर दीजिएगा, और ये कहानी आप सुनिए जरा, और इस कहानी को अगर आप गौर से सुनेंगे तो उसका मर्म आप महसूस करेंगे। सुनाइए सर प्लीज। चलिए, शुक्रिया। तो मैं तो मतलब पुरानी दिल्ली में ऐसे घूम रहा था, और सडनली एक रिक्शा गया, ठेला, उसमें एक महिला बैठी थी, बहुत अच्छे से कपड़े, अच्छा मतलब कलरफुल कपड़े, नॉट वैसे कलरफुल कपड़े, और दिल्ली का फॉग में, तो इट वाज जस्ट अ गुड पिक्चर फॉर मी। तो मैं वो लेना चाहता था, बिकॉज मेरे पास जूम लेंस नहीं था, सब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो आई हैड टू रन टू द सब्जेक्ट। जैसे ही मैं उस ठेले के पास पहुंचा, उसमें लिखा था दिल्ली पुलिस का लावारिस लाश उठाने वाला। तो सडनली वो एक जो सिनारियो था, दैट बिकेम ए स्टोरी फॉर मी, यार ये है क्या। मैंने उनको पीछा किया, और उसके बाद मैं 8-10 दिन अपनी क्लासेस जो भी मंग शंग करके मैं उनके पीछे पड़ा रहा। सुबह जाता था, रात तक उनके साथ, बैठी से लेकर लंच तक। तो पता लगा कि उनका फुल टाइम काम था, दे वर सपोर्टिंग द लोकल पुलिस, उनका फुल टाइम काम था अनक्लेम्ड डेड बॉडीज उठाना। हर एक डेड बॉडी के लिए 1991 में उनको 20 रुपए और 2 मीटर व्हाइट कपड़ा मिलता था। और जब मैं उनके साथ घूमना शुरू करा तो मैंने उस पूरे कोई 8-10 दिन के अंदर मे भी कोई 70-80 डेड बॉडीज मैंने
देखी होंगी, म्यूटिलेटेड, किसी भी वजह से डेथ, लैक ऑफ अटेंशन, एक्सीडेंट, मर्डर, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो जब मैं उनसे बातचीत करने लगा तो दो चीजें उन्होंने बोली। एक हबीब भाई थे, वो अब नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है और कभी कभी इतना काम होता है कि मुझसे संभलता नहीं। इमेजिनो, काम है आपको डेड बॉडीज उठाना। तो बाद में जब हमने थोड़ा एनालिसिस किया तो पता लगा कि हर एक 24 घंटे के अंदर वो विंटर्स में, बिकॉज बहुत माइग्रेटेड पॉपुलेशन होती है रोड पर, वो 10 से 12 डेड बॉडीज उठाते थे और समर्स में वो 4 से 5 होता था। तो जैसे हम सब लोगों ने सोचा होगा, मैंने भी सोचा कि पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ कोल्ड। बट फिर आपको एक दिन एहसास हुआ कि भाई ठंड से यदि लोग मरते तो मैं कैसे जिंदा रहा, सेम टेम्परेचर में अपने स्कूटर पर बाहर घूमता हुआ। तो बेसिकली ठंड लोगों को नहीं मार रही है, कपड़े की कमी मारती है। एक तो ये रियलाइजेशन था। उनकी एक बिटिया थी, 5-6 साल की बच्ची थी, बानो, जिसका आपने भी नाम लिया। उसने एक बड़ा शॉकिंग सा स्टेटमेंट उस समय दिया था और मैं एक बड़ी प्यारी सी हिंदी की मैगजीन थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, उसके लिए लिख रहा था। उस बच्ची ने कहा था कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ। वह आगे कहती है कि लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती। तो हमारी जो पूरी अपब्रिंगिंग है ना, जिसमें ये कहा जाता है कि डेड बॉडीज आर कोल्ड, लाशें ठंडी होती हैं, मेरा उस दिन वो सब धाराशायी हो गया था। क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यही कहने वाली थी कि कहाँ तो आप कहते हैं कि मरने के बाद शरीर ठंडा पड़ जाता है और लाश जो है वो बिल्कुल ठंडी होती है, लेकिन वो 6 साल की बच्ची और उसका दर्द, उसकी तकलीफ या फिर उसकी मजबूरी आप देखिए कि वो जो ठंडी लाश है, उस ठंडी लाश में भी वो अपने लिए गर्माहट। हाँ, बिकॉज हम कंपल्शन या रिलेटिव पॉवर्टी समझते नहीं ना, हम अपने लेंसेज से देखने की कोशिश करते हैं, हम सामने वाले के लेंसेज से नहीं करते। तो आई थिंक बस वो एक इंसिडेंट था। वैसे वैसे बहुत हुए, इतने ग्रूसम तो नहीं हुए, बट आपको एक दर्शन मिल जाता है। और एक टाइम आया जब आपने कहा कि नहीं, अब नहीं होगा, मैं मतलब टाई पहन के नहीं जा सकता अपने कॉर्पोरेट के ऑफिस में। मैं एस्कॉर्ट्स चला गया था कॉर्पोरेट जॉब में, और वहां से 67 यूनिट से ये शुरुआत हुई। टू बी ऑनेस्ट, हमें नहीं पता था कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आज लोग आपको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। मैं बहुत लोगों को याद दिलाता हूँ कि भाई मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एंटरप्रेन्योर में ई कितने आते हैं, क्योंकि आपने एंटरप्रेन्योर बनने के लिए शुरू नहीं किया था। ये तो शायद कॉलिंग है, जो मिस्टर राठौर भी अभी बात कर रहे थे कि एक अपनी कॉलिंग है, और आपको एक कॉज दिखा, आपको लगा कि यार इस पे हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो नहीं पता था। अब तो 27 साल हो गए। तो अंशु भाई, ये जो आपकी कॉलिंग थी और इस कॉलिंग से कैसे आपने ये पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया, इस पर मैं आपके पास आऊंगी। श्वेताब जी को भी जरा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बुनकर एक ऐसा पहल आप कह सकते हैं जिससे जुड़े हैं श्वेताब जी, और किस तरीके से वो जो बुनकर हैं, जिनके बारे में जब आप खबरें देखते हैं मीडिया में तो आपको समझ में आता है कि हाथ में हुनर है और जबरदस्त कारीगर हैं, लेकिन फिर भी वो तकलीफ जिससे उनको जूझना पड़ता है, 2 वक्त की रोटी अपने लिए मुहैया करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और हाथ में कपड़ा बुनने की कला है लेकिन फिर भी तन पर कपड़े की कमी है। तो उस गरीबी में जीने वाले वो बुनकर उनकी जिंदगी में भी बदलाव ला रहे हैं, और किस तरीके से उन बुनकरों के साथ जुड़कर एक 2047 के विजन के लिहाज से जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का, और जो हमारी अपनी ट्रेडिशनल जो हैंडलूम है उसको आगे बढ़ाने का, उसको एक ब्रांड के तौर पर दुनिया भर में पहचान दिलाने का काम श्वेताब जी कर रहे हैं। इस जर्नी के बारे में बताइए। थैंक यू। तो बुनकर एक्चुअली एज अ ब्रांड, इट्स अ ट्रिब्यूट टू द जो हमारी बुनकर कम्युनिटी है, जो इंडिया की जो भारतीय वस्त्र परंपरा के नींव जो हैं हजारों सालों से, उनके लिए है ये। इसके पीछे की कहानी मैं थोड़ी बताना चाहूँगा। पिछले साल जब मेरी शादी हो रही थी तो हम लोग गिफ्टिंग में हमें ये पता चला कि सिल्क, जिसको हम इतना लग्जरी मानते हैं, वो एक्चुअली उसकी एक साड़ी बनाने के लिए हजारों सिल्क वर्म्स को मारना पड़ता है। और बिहार जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पर एक ऐसा समुदाय है बुनकरों का जो कि इन्हीं हजारों सालों से बिना कीड़ों को मारे हुए वो कपड़ा बना रहा है, वो सिल्क बना रहा है, जिसको घीचा या हम अहिंसा सिल्क बोलते हैं। ये बिहार में तो हम लोग भागलपुर में ही जानते हैं कि वहां पर सिल्क का बहुत ज्यादा काम होता है, तो वहीं पर है ये, वहीं पर है ये परिवार। और ये सारे परिवार जो हैं ये अपने घरों में बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, सब अपने हाथों से बना रहे हैं। तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है सिल्क बनाने का, उसमें क्या होता है कि जो कुकून होता है जिसमें कि सिल्क वर्म जिंदा होते हैं, उनको उबाल दिया जाता है ताकि वो जो धागा है वो टूटे ना।
लेकिन जो घीचा सिल्क का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि वो जो कीड़ा होता है उसको तोड़ के बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद उस कुकून को उबाला जाता है। और जो हमारे कारीगर हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि जो खोल होता है जिसके Correct. अंदर कीड़ा रहता है और उस खोल के ऊपर वो कीड़ा जो है वो धागा बुनता है, उसी धागे को फिर जब आप बुनते हैं तो वो जो सिल्क का कपड़ा होता है जो हम सबको बहुत अच्छा लगता है वो तैयार किया जाता है। तो इनका जो तरीका है वो अहिंसा वाला, उसमें कीड़े को मारते नहीं है। बताइए जरा। हाँ जी। खोल तोड़ देते हैं तो वो कीड़ा बाहर आ जाता है और ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है बिकॉज कीड़ा बाहर आता है, फिर हाथ से हमारे बुनकर उसको खींचते हैं जिससे कि वो नाम खींचा या घींचा पड़ा है। तो ये इस वजह से है। दूसरा ये है कि जब हमने ये समझा, हमें ये भी समझ आया कि जो हमारा आज का यूथ है, जो मार्केट है अर्बन इंडिया की पर्टिकुलरली, वो एक कॉन्शियस लिविंग में है। दे वांट टू बाय समथिंग दैट इज फैशनेबल एंड लग्जरी बट ऑल्सो सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली, एंड दैट इज द गैप दैट बुनकर इज फिटिंग इनटू, दैट लग्जरी कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग एनी लिविंग बीइंग फॉर दैट मैटर। दूसरा इसमें यह पहलू है कि जो हमारे साथ जो वीवर्स, जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में, जो वीवर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज भागलपुर के भगैया में कभी वैसी डेवलपमेंट नहीं हुई, उनकी ये कला दुनिया में नहीं आ पाई, देश में नहीं आ पाई। सो आवर मिशन इज ऑल्सो टू एम्पावर दीज रूरल आर्टिसंस। सो वॉट वी डू एज अ ब्रांड इज वी डोंट वर्क विथ मिडलमैन। कोई हम बिचौलियों के साथ काम नहीं करते, हम सीधा बुनकरों के साथ काम करते हैं। हम उनको जो मार्केट रेट है उससे ज्यादा पे करते हैं, एडवांस में पे करते हैं। और हम ये चाहते हैं, हम ये करते हैं कि जो भी कपड़ा उनके वहां से निकलता है उसमें उसकी कहानी जाती है जिस बुनकर ने बनाया है। तो अगर आप कुछ लेती हैं बुनकर का, आपको पता होगा किसने बनाया है, उसका क्या नाम था, उसकी क्या कहानी थी। सो दैट कल को, आज से 10 साल 20 साल बाद इंडिया 2047 में जब एक बड़ा ब्रांड बुनकर बने तो इन घरों के बच्चे कभी भी पैसों की कमी की वजह से इस कला को छोड़ ना दें, वो आकर मजदूरी ना करें। सो दैट इज द होल ईथो दैट दिस ब्रांड स्टैंड्स फॉर। मतलब सिर्फ और सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक तरीके से वो कला है, वो एक पीस ऑफ आर्ट है जो आप तैयार करा रहे हैं और उन बुनकरों को सिर्फ सामान्य बुनकर नहीं बल्कि एक तरीके से आर्टिस्ट के तौर पर आप एक पहचान दिलवा रहे हैं। बिल्कुल एक मंच आपने दिया है अपने इस बुनकर के जरिए। बहुत ही खूब। मुझे लगता है तालियां तो बनती है यहाँ पर इनकी इस कोशिश को लेकर और इस सोच को लेकर। गूंज की अगर बात की जाए तो गूंज जहां से आपने बताया कि एक शुरुआत हुई और अब वो एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, ये कैसे मुमकिन हो पाया? तो देखिए, हम लोगों ने 67 कपड़ों से शुरू किया था और ये फैब में अभी हम लोगों को नाउ विल बी 27 ईयर्स, 27 साल की जर्नी है ये। उसके तो बाद तारीख भी याद है क्या? वो कौन सी? 18 फरवरी का रजिस्ट्रेशन था, वही याद रहता है। 18 फरवरी। तो बेसिकली 2-3 इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक तरफ आपके समाज पर बहुत सारा सामान है, क्लॉथ, यूटेंसिल, फुटवेयर। जैसे अभी ये इवेंट होगा, इसकी बहुत सारी वेस्टेज होगी, दैट वे हर एक सामान है। मेरे को स्वेटर नहीं चाहिए, मैं कल इसको वेस्टेज बोल दूंगा, लेकिन ये वेस्टेज नहीं है क्योंकि मेरे लिए वेस्टेज है, बट इस स्वेटर की अभी 4 साल और उम्र है ना, मेरा मन भर गया, बट ये इसकी उम्र है। एक तो ये पूरा आइडेंटिफिकेशन था। दूसरा आइडेंटिफिकेशन था कि जब भी हम अपना पुराना सामान देते हैं तो एक बहुत कॉमन जो वर्ड यूज करते हैं वो है डोनेशन। आई वॉन्ट टू डोनेट माई शूज, आई वॉन्ट टू डोनेट माई क्लोथ। तो हमने सबसे पहली चोट तो उस पर की। हमने कहा भाई, जब आप अपना यूज किया हुआ सामान दे रहे हो तो उसको डोनेशन किस वजह से बोल रहे हो? ये तो डिस्कार्ड है। आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको नहीं चाहिए। मतलब अभी हम लोगों को बाहर कई जगह कांपते हुए लोग दिखते हैं ठंड में, बट हम अपना जैकेट उतार के तो नहीं दे देते। फिर हमारा उस जैकेट से मन भर जाता है तो हम एक कांपता हुआ इंसान ढूंढने लगते हैं। सच तो यही है, बिल्कुल, है ना? तो हमने कहा कि आप इसको, और यदि आप तरीके से नहीं देते तो ये गिविंग भी नहीं है। तो पहले हेलो यहां ना क्रिएट किया जाए और उन लोगों को थैंक यू बोला जाए जो ये सामान यूज करते हैं। दूसरा हमने कहा कि जो डोनेशन माइंडसेट है उसकी प्रॉब्लम ये है दैट वी गिव व्हाट वी हैव, वी डोंट गिव व्हाट पीपल नीड। नीड अलग होती है, तो हमें वो मैच करनी है। और तीसरा पार्ट इसका ये है कि भाई जो लोग इसको रिसीविंग एंड पर है इस सामान के, वो चैरिटी के मोहताज नहीं है। वी कैन नॉट मेक दोज पीपल विक्टिम ऑफ चैरिटी। जिनके साथ आप काम कर रहे हैं बुनकर में, वो इस देश के बहुत प्राउड सिटीजन है, बट हम लोगों की कैटेगरी में जब हम यहां बैठ जाते हैं ना तो वो हमको सब हैव नॉट दिखते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम हैव हैं तो वो हैव नॉट होगा। उनकी आर्ट, उनकी जमीन, उनके, मतलब एट द एंड ऑफ द डे कोविड में हम सब लोग तो किसानों की वजह से जिंदा रहे, सारे डॉक्टर्स की वजह से थोड़ी रहे। तो ये पूरे प्लग थे, बहुत सिंपल सा काम करते हैं, बहुत स्केल पे करते हैं। वी कलेक्ट ऑल दिस क्लॉथ, यूटेंसिल, डोर, विंडो, फर्नीचर, सब तरह का सामान बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं। मतलब पिछले
27 में से 11 साल का डेटा उठाऊं तो वी हैव क्रॉस्ड करीब 7 करोड़ केजी से ऊपर पहुंच गया ये सामान जो हमने हैंडल किया है। फिर ये बहुत रिगरस प्रोसेस से जाता है, फैमिली किट्स बनती हैं सारे सामान की, उसके बाद ये विलेजेस में जाता है हजारों गांवों में। वहां पे लोग मुफ्त में कुछ नहीं लेते, पैसा भी नहीं देते, वो अपने डेवलपमेंट के काम करते हैं कि किसी को सड़क बनानी है, किसी को तालाब खोदना है, किसी को कुआं खोदना है, किसी को मैनग्रोव्स लगाने हैं, हार्डकोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, सैनिटेशन के काम वो अपनी अकल से, अपने रिसोर्सेज से उन कामों को करते हैं और फिर बहुत मेहनत से उनको बहुत इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ में ये फैमिली किट मिलती है। तो आप जब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि मनी इज जस्ट वन ऑफ द करेंसी। विजडम करेंसी है, लेबर करेंसी है, मटेरियल करेंसी है, और ये एक नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत है जिसमें एक तरफ अर्बन अंडर यूटिलाइज्ड मटेरियल है और दूसरी तरफ रूरल विजडम और रूरल लेबर है, और मनी उसके सिर्फ लॉजिस्टिक्स के लिए है। जब आपने ये शुरू किया तो जाहिर सी बात है शुरू में चुनौतियां भी आई होंगी। उस वक्त कभी लगा कि ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, या फिर वो पॉइंट कौन सा रहा जब आपको लगा कि नहीं अब ये मॉडल सस्टेनेबल है, अब ये चलेगा? नहीं, देखिए वो बड़ा मजा आ रहा था पिछले स्पीकर को सुन के मुझे, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनल बड़ी फितरत होती है। जैसे मेरा भी है कि मुझे चुनौती चाहिए या मुझे रिजेक्शन चाहिए, ओके, बिकॉज रिजेक्शन आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनता है। तो जब आपको लोगों ने शुरू में कहा कि नहीं ये तो यदि कुछ काम करना है तो ढंग का काम करो, कपड़े पे क्यों काम कर रहे हो, तो हमारे लिए ये मौका था ये प्रूव करने का कि आप 3 बेसिक नीड की बात तो करते हो, रोटी कपड़ा मकान, बट कपड़े पे काम कहाँ होता है? कपड़ा या तो चैरिटेबल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, या आप किसी फ्लड और अर्थक्वेक की वेट करते रहते हो, तब आप डिजास्टर की वेट करते रहते हो, तब कहीं जाके वो निकलता है। जबकि कौन इंसान अमीर है, गरीब है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, लिटरेट है, इलिटरेट है, अनफॉर्चुनेटली सब तो हम कपड़े से पहचानने की कोशिश करते हैं। यदि आप देखें तो कितना एक अलग दुविधा है। तो इसलिए ये जो सारी चीजें थी ये हम लोगों का एक लेवल पर जुनून बनता रहा कि ये करें। हमें ये एहसास है, इस देश में सबसे मजेदार बात यह है कि ये देश बहुत बड़ी लैब है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, तो यदि इस देश के 25-26 स्टेट में आप एक लार्ज स्केल काम कर सकते हैं तो वो मॉडल तो 100% सस्टेनेबल है, राइट? उसको कितना लोग एक्सेप्ट करेंगे, खास तौर पे हमारी जो डिसीजन मेकर की, हमारे जैसे लोगों की जमात है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू हमेशा से रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशन है। हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट को तो सिर्फ चैरिटी ही चाहिए, हम उनकी स्किल पे विश्वास नहीं करते। मतलब सोचिए कि जिस देश के फार्मर आज 10, 12, 15 हजार किस्म के सिर्फ चावल खोज लाए हों, हम आज भी फार्मिंग को अनस्किल्ड प्रोफेशन कहते हैं, ठीक है? तो जब तक ये थॉट प्रोसेस हम लोगों के नहीं चेंज होंगे तब तक बहुत सारे लोग इसमें आने में टाइम लगाएंगे। बट द फैक्ट रिमेन्स कि हजारों लोगों ने इस मॉडल को अपनाया है, एंड वी ऑल्सो हैव ह्यूज इंटरेस्ट फ्रॉम सो मेनी अदर कंट्रीज नाउ, क्योंकि सबके पास वेस्टेज है, हर जगह क्लाइमेट क्राइसिस है, हर जगह लैंडफिल का इश्यू है, हर जगह मटेरियल नीड है, और फास्ट फैशन और इस सब की वजह से बहुत मटेरियल सारा लैंडफिल में जा रहा है। सही। तो उस हिसाब से बहुत सारे कंट्रीज का इंटरेस्ट है इस मॉडल को लेने में। अच्छा, आप जो दोनों हैं एक तरीके से साफ वो कंट्रास्ट है, मतलब उनका एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसको 3 दशक हो जाएंगे अब कुछ साल पे, आपका एकदम एक न्यू स्टार्टअप के तौर पर है। तो आपकी चुनौतियां क्या है और आप उससे कैसे उबर रहे हैं? तो एक तो सबसे पहली चीज जो हम अपने ब्रांड के थ्रू, इन्होंने जैसा बोला कि एक फास्ट फैशन का एक ट्रेंड चल रहा है हमारे देश में कि कपड़ा आज लो 6 महीने बाद नहीं पहनना। तो एक जो बड़ी चुनौती वो हमारे ब्रांड में ये आती है कि जो हमारा कपड़ा है थोड़ा महंगा है, बिकॉज हम आर्टिसंस को फेयरली पे करते हैं, पूरा एक बिजनेस मॉडल सस्टेन करना होता है। आज का जो यूथ है समटाइम्स दे फील कि पॉलिस्टर का 5 खरीद लेता हूं मैं, बट हम उस सोच को केटर कर रहे हैं कि आज अगर आप एक बुनकर का कपड़ा खरीदते हैं वो 10 साल, 20 साल, 30 साल आप अगली जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। प्लस दूसरा एक जो बड़ी चुनौती हमें ये दिखती है कि जो आज का यूथ है उसको जो चीजें पसंद आती हैं और जिन बुनकरों के साथ हम काम करते हैं उनका जो डिजाइन सेंस है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो जैसे मैं MBA स्कूल गया था, ISB गया था, तो वहां पे मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे हमने सहायता ली, और उस जो आज का मॉडर्न कंज्यूमर जो चाहता है वो फैशन भी चाहता है और वो सस्टेनेबिलिटी भी चाहता है। तो उस दोनों का जो गैप है उसको ब्रिज करना बिटवीन व्हाट द वीवर इज मेकिंग टू व्हाट द कंज्यूमर वांट्स, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इंडिया में मेरा पर्सनली ये मानना है कि 2047 में इंडिया विल बी द हब ऑफ ग्लोबल कॉन्शियस लग्जरी,
And development does not only mean GDP, development means ethical leadership, it means sustainability. So I think that is the blueprint that Bunkar is creating, that by empowering the rural artisans and meeting the need of global luxury, एक ऐसा ब्रांड इंडिया में खड़ा हो सकता है जो उस मुकाम पे पहुंच सकता है, वो हम आज काम कर रहे हैं. एक चुनौती और ये भी आती है कि बिकॉज मेरे जो दोस्त हैं, जैसे मैंने बताया कॉर्पोरेट जगत के, जो मुझे बोलते हैं कि हम फंडिंग दिलाते हैं, वो वीसी से हैं कि आप 1 मिलियन ले लीजिए, 2 मिलियन ले लीजिए, इतना स्टेक दे दीजिए. उससे हमें ये समझ आ रहा है कि इस चीज का पोटेंशियल है, डिमांड है, बट वी डू नॉट वांट टू डाइल्यूट द विजन ऑफ द ब्रांड. सो वी लेकिन बिना उतने बजट के या बिना उतने इन्वेस्टमेंट के ऐसा तो नहीं है कि स्केलेबिलिटी आप उस लेवल तक पहुंच पाएंगे, या आपको लगता है कि पहुंच जाएंगे, बस ये है कि समय लगेगा, थोड़ी चुनौतियां होंगी. अभी हम अपने घर पे कर रहे हैं, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी वाइफ, हम तीनों मिलके, वो यहाँ भी हैं, वो लोग चला रहे हैं. इट्स बूटस्ट्रैप्ड, देयर आर चैलेंजेस. यहाँ हैं हमारे यहाँ साथ बैठे हैं वो लोग, वो अगर आप लोग खड़े हो सकते हैं तो मुझे लगता है इनके लिए जरा एक बार तालियां जरूर होनी चाहिए. ये जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं, सब ये परिवार की तरफ से एक प्रयास निकला है, और देखिए कैसे पूरे समाज में बदलाव की एक कोशिश है. थैंक यू सो मच. प्लीज. तो थोड़ा समय लगेगा जैसे आपने बोला, बट आई थिंक हम, जैसे सर ने भी बोला अभी पहले, और उसके पहले गौरव जी थे, और सर भी बोल रहे हैं, अगर वो इच्छा शक्ति है तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कामयाबी तो मिलेगी. अच्छा, मुझे मेरा मानना है वो बेटर तरीका है. ठीक है, क्योंकि एकदम लालच में ना फंसे. हम सब लोग जिन जगह से उठे हैं ना, हमारा, जिसमें मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, हम सब कुछ जीरो से शुरू कर रहे हैं. ठीक है, हमारे पास ना तो कोई बैंक के लोन है, ना कोई ऐसे 4 विजिटिंग कार्ड हैं जिनसे आप बात कर लेंगे. तो बेटर है कि हम थोड़े स्ट्रॉन्ग पिलर्स क्रिएट कर लें, जिससे इसकी लेगेसी भी बनी रहे, ये सिर्फ हम तक सीमित ना रह जाए. आई थिंक अदरवाइज वो, मतलब बुरा नहीं मानेगा, बट अदरवाइज वो बाइजू जैसी बहुत सारी स्टोरीज हैं इसी देश में, और वो स्टोरी रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं. ऐसी किसी भी, जब ये स्टोरी फेल होती है, हम उन हजारों लाखों लोगों को भूल जाते हैं जिसमें उस फेलियर का इम्पैक्ट आया. सही. एक सवाल है मेरा आप दोनों से ही, पहले अंशु भाई आप इसका जवाब दीजिएगा. मतलब जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं, उसमें तो देखिए बात मुनाफे को लेकर ही होती है कि मुनाफा, लेकिन आप लोगों के जो बिजनेस मॉडल्स हैं उसमें आप लोग प्रॉफिट और पर्पस, मतलब कहां पर वो लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, और आपकी नजर में प्रॉफिट का मतलब क्या है? आपके पास भी आऊंगी इसी सवाल के साथ. नहीं, मेरी नजर में, मतलब मैं अपनी जिंदगी को सार्थक मानूंगा पूरे, और गूंज के आइडिया को जब मैं देखूंगा कि बहुत सारे लोग अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं अपने आप में. बहुत सारे लोग किसी आइडिया को आगे लेके जा रहे हैं. तो मेरे लिए पर्सनली, और शायद हम में से बहुत सारे लोगों के लिए, प्रॉफिट का मतलब सिर्फ बैलेंस शीट नहीं है. बहुत सिंपल है. प्रॉफिट का मतलब हमारे लिए शायद ये है कि कितने गांव के कितने तालाब जिंदा हो गए और वहां पे खेती वापस आ गई, कितने यूथ वहां की वजह से रुक गए, और वो मतलब आज भी आप 5, 7, 8 हजार रुपए में, 10 हजार रुपए में गांव में एक जिंदगी जी सकते हैं. आप फोर्स्ड माइग्रेशन में जब आप दिल्ली, बॉम्बे, किसी भी बड़े शहर में आते हैं, आपको क्या मिलता है? मैं भी माइग्रेटेड हूं. ठीक है, मैं भी तो देहरादून से माइग्रेट करके आया था. मुझे कोई माइग्रेटेड नहीं बोलता. कोविड के टाइम में मैं माइग्रेटेड इंसान, बाकी जो सड़क पे लोग थे उनको कह रहा था देखो माइग्रेटेड लोग जा रहे हैं. यू सी द डिफरेंस. क्योंकि मेरा माइग्रेशन बाय चॉइस है, और बाकी लोगों का माइग्रेशन, बहुत सारे लोगों का बाय कंपल्शन है. तो जिस दिन हमारे जैसे लोग ये कंपल्शन के माइग्रेशन को में डेंट मार पाएंगे, रोक शायद ना पाए, डेंट मार पाएंगे, वो हमारा प्रॉफिट है. बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि साहब ठीक है, माइग्रेशन एस्पिरेशंस के चलते अगर कोई माइग्रेट कर रहा है अपनी मंशा से आगे बढ़ने के लिए तो अलग बात है, लेकिन उसके पीछे कंपल्शन नहीं होना चाहिए. जब आप उस पर फुल स्टॉप लगा देंगे तो शायद वो 2047 जो विकसित भारत को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस दिशा में हम मजबूती से एक कदम उठा पाएंगे. आपकी नजर में प्रॉफिट के मायने? मैं सर से बिल्कुल सहमत हूं, और मुझे ये लगता है कि क्योंकि मैं बिजनेस पढ़ा हूं, बिजनेस बैकग्राउंड से हूं, मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है. एक किसी भी बिजनेस को सस्टेन करने के लिए पैसों की जरूरत है. अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो जो हमारे बुनकर हैं हम उनको भी कुछ नहीं दे पाएंगे. तो पैसा बनाना है. एक उसमें जो हमारा वेरी कॉन्शियस चॉइस, जैसे मैंने बताया कि हम कभी फंडिंग में नहीं घुसते, हम मार्केट कैपिटलाइजेशन में नहीं घुसते. हमें उस गेम में नहीं जाना कि आज से 2 साल बाद मैं अपने पैसे बना के निकल जाऊं, क्योंकि फिर जो मेरा विजन है वो वहीं खत्म हो जाएगा. क्योंकि जो मेरे को पैसे देके वो बिजनेस खरीद लेगा, वो क्या करेगा वो मुझे नहीं पता. दूसरा ये है कि हमारे लिए
प्रॉफिट ये भी है कि जिन बुनकरों के साथ हम काम कर रहे हैं, जो 50 परिवार बघैया के हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, क्या वो हमारे से जुड़ने के बाद बेहतर हुई, उनका फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर हुआ? क्या उन घरों के बच्चों को वो घर छोड़ के नहीं जाना पड़ा मजदूरी में, या फिर कोई भी, जैसे इन्होंने बोला फोर्स्ड माइग्रेशन, दिल्ली आके ड्राइवर या मीनियल जॉब्स करने की जरूरत ना पड़ी, अपनी कला को आगे ले जा पाए, बिकॉज उनके पास वो पैसा, वो रिवॉर्ड उनको वहीं मिला। आई थिंक इफ वी आर एबल टू डू दैट, आई थिंक वो हमारे लिए सक्सेस और प्रॉफिट होगा। दैट इज व्हाट वी फील। मतलब वो बुनकर जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी आसान हो, ईज ऑफ लिविंग उनकी जिंदगी के अंदर आए, और साथ ही साथ वो जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे, वो बहुत जरूरी हो जाता है। रिकग्निशन मिलना बहुत जरूरी है। रिकग्निशन मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको लेकर आप क्या मतलब सलाह उनको देंगे, जो वाकई में एक कॉन्शियस लिविंग के लिए और समाज में बदलाव के लिए वो पर्पस के साथ जो प्रॉफिट बिजनेस पे कमाना चाहते हैं? देखिए, बहुत सिंपल से 2-3 चीजें हैं कि एक तो इस चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, ओके। नंबर 1। नंबर 2, गूगल आपको कुछ नहीं सिखा सकता, कुछ नहीं सिखा सकता। मैं साफ बोलता हूँ। मतलब यदि AI, आप चैट जीपीटी, जो मर्जी जेमिनी, बोले, देखिए आप मुझे एक बहुत सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिए। हम में से कितने लोगों ने आज तक गूगल पर यह सर्च करने की कोशिश की, हमने ये क्या हैप्पी फार्मर, हमने आज तक टाइप किया हैप्पी फार्मर? नहीं। हम कहते हैं डिस्ट्रेस इन फार्मिंग, फार्मर सुसाइड, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर। अब आप गूगल से जब एक पूरा यही सवाल पूछ रहे हैं, तो वो तो आपको यही बताएगा कि देश की 70% जनता तो बहुत डिस्ट्रेस में है, मरी जा रही है। तो ये चीज तब तक नहीं आप सीख सकते। शायद मैं जो भी इस जर्नी पे निकल पाया, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट उत्तराखंड की एक जब अर्थक्वेक हुआ था, जो मेरी जिंदगी का पहला गांव मैंने देखे या डिजास्टर देखा, उसका पूरा इंटरेक्शन, उसके बाद ये हबीब भाई और बानो की स्टोरी, और पुरानी दिल्ली में क्योंकि खाने पीने का शौकीन हूं बहुत, तो वो जो चाट पकौड़ी की तलब में जो मैं वहां रहा, या वो कबूतरबाजी के पूरी मतलब सिर्फ एक गेम ना समझ के उसकी हिस्ट्री क्या है, जब मैं वो छत पे बैठा रहता था, ठीक है, और वो सारे छल्ले देखता था कि कबूतरों के कौन से लगे हुए हैं, सीटी किस तरह से मारी जाती है। मेरी लर्निंग शायद लोगों को जानने की वो है। हम में से बहुत सारे लोग अभी उस शॉर्टकट पे हैं कि हमें लगता है कि एआई, चैट जीपीटी सब सॉल्व कर देगा। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, हम भी बहुत टेक्नोलॉजी अपने काम में यूज करते हैं, बट हम सबको, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उनको ये भी समझना पड़ेगा कि आज से कोई 20-25 साल पहले आपको ये बताया गया कि अब टेक्नोलॉजी से दुनिया की पॉवर्टी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, बताया गया। उसके बाद आपको बोला गया डेटा से हो जाएगा, उसके बाद बोला कि अब एआई से हो जाएगा। हम तो वहीं खड़े हैं सारे के सारे। तो ये तो टूल है, ये तो टूल है, अपना आते जाते रहेंगे। आपकी जो कोर है, इनके लिए बहुत जरूरी है ना कि वहां जाके देखें कि वो कोकून काम कैसे करता है। बिल्कुल ठीक है, वो बुनकर की फैमिली है क्या, सही। उसका घर जिस दिन बाहर प्लास्टर हो जाएगा, जो है वो बहुत जरूरी है। आपने बहुत Absolutely. सही बात कही। एक चलते चलते आपसे मेरा सवाल है कि वो जो पूरा एक सीएसआर का कॉन्सेप्ट रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, आपको लगता है कि उससे अलग हटकर ये प्रॉफिट विद पर्पस वाला जो मोटिव है, इसी के जरिए हम 2047 सही दिशा में अचीव कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मेरा पर्सनली ये मानना है इस चीज पे कि प्रॉफिट विद पर्पस एक जरिया है, सीएसआर एक दूसरा जरिया है। सीएसआर एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही ब्यूटीफुल जरिया है लोगों को, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैक्ट लाने के लिए, लेकिन उसमें होता क्या है कि मोर ऑफन देन नॉट इट बिकम्स अ टिक मार्क एक्टिविटी। वो उनके लिए बिकॉज एक कंप्लायंस है, 2% देना है तो हमें ये करना है। उनके पास बहुत पैसा है, वो कर सकते हैं, बट जब तक आप एक मिशन नहीं बनाएंगे कि मुझे यही करना है, जैसा सर ने बोला कि आपको ऑन ग्राउंड उतर के एग्जीक्यूट करना है। चैट जीपीटी, जेमिनी, गूगल, ये सब कुछ जो है ये टूल्स हैं, बट जब तक आप उतरेंगे नहीं मार्केट में, समझेंगे नहीं कंज्यूमर को क्या चाहिए, आपके बुनकरों की क्या जरूरत है, उस गैप को ब्रिज नहीं करेंगे, कोई भी टूल नहीं आपको मदद कर सकता। तो एग्जीक्यूशन पावर्ड एंड पेयर्ड विथ विजन इज वेयर वी विल डेवलप इन 2047 इज व्हाट आई। बहुत शुक्रिया श्वेताब आपका, अंशु जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।